दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जैसे बुद्धि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से आप कोई सा भी एग्जाम दें, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ, DSSS हुआ, रीट हुआ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षण के क्षेत्र में आप जो कोई भी एग्जाम दें तो उस बुद्धि से आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी बुद्धि के जो भी चैप्टर है दोस्तों, मैं उसको 2 पार्टों में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से, बुद्धि के सिद्धांत। ये पहले चैप्टर में होगा, पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में उसके सिद्धांतों को, मंद बुद्धि बालक कितने होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, ये सब मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, आओ चलते हैं। तो बुद्धि, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि के जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जनक दोस्तों अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। अगर उसने पूछा कि बुद्धि के जनक कौन है तो आपको लगाने अल्फ्रेड बिने। दूसरा ये है विश्व में, ये दोस्तों कहां पर है, विश्व में। अब बात करते हैं भारत में, तो भारत में C.H. राइस 1922 में। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि बुद्धि के जनक कौन है, अगर विश्व भारत नहीं लगा तो आपको अल्फ्रेड बिने लगाने हैं। अगर उसने पूछा कि भारत में बुद्धि के जनक कौन है तो आपको लगाना C.H. राइस। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है। संवेगात्मक बुद्धि के जनक, तो इसके जनक हैं दोस्तों डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सैलोवे। पीटर सैलोवे। दूसरा क्वेश्चन उसका ये आता है कि आध्यात्मिक बुद्धि के जनक कौन है। आध्यात्मिक बुद्धि के जनक कौन है, तो गोलमैन है। ठीक है दोस्तों, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं बता रहा हूं कि अगर उसने पूछा कि बुद्धि के जनक कौन है तो आपको अल्फ्रेड बिने लगाने, कहां पर, विश्व में। अगर उसने पूछा कि भारत में बुद्धि के जनक कौन है तो C.H. राइस ने। अगर उसने पूछा संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है तो डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सैलोवे। उसने पूछा आध्यात्मिक बुद्धि के जनक कौन है तो लगाना गोलमैन। अब सबसे पहला बुद्धि परीक्षण ये आया था 1905 में, और ये किसने दिया था, विने साइमन ने। विने साइमन ने। कहां पर, विश्व में, यानी बुद्धि के क्षेत्र में सबसे पहला परीक्षण किसने दिया था, विने साइमन ने 1905 में। लेकिन भारत में बुद्धि परीक्षण C.H. राइस ने कौन सी ईयर में, 1912 में। अब इनको मैं डिटेल में आपको पहले बताऊंगा, बाद में बताता चलूंगा जैसे क्या क्या नहीं होता। जैसे अगर उसने पूछा कि बुद्धि के जनक कौन, अल्फ्रेड बिने विश्व में। भारत में कौन है, C.H. राइस। कौन सी ईयर, 1922। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सैलोवे। आध्यात्मिक बुद्धि के जनक कौन है, गोलमैन। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने दिया, विने साइमन ने। कहां पर, विश्व में। भारत में किसने किया, C.H. राइस ने 1922 में, 12 में सॉरी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं बुद्धि होती क्या है। देखो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को हम देख तो नहीं सकते। बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है। देखो लिखो, बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति वातावरण में जैसा
व्यवहार करता है वह उसकी बुद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, समझना, अगर उसने कहा कि बुद्धि कैसी है, एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है, यानी कैसी प्रक्रिया, अमूर्त, दिखाई नहीं देती। व्यक्ति जैसा वातावरण में जैसा व्यवहार करेगा, जैसा व्यवहार करता है वह उस क्या होता है, उसकी बुद्धि होता है। सब एक मंदबुद्धि बालक है, एक प्रतिभाशाली बालक, एक समझदार व्यक्ति है। एक समझदार जो व्यक्ति होगा वो अच्छी तरह से हर किसी से बात करे, एक मंदबुद्धि होगा अपने आवताओं में जिससे बात करेगा। यानी व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है वह उसकी बुद्धि होता है। नेक्स्ट लाइन से, बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया, बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी पहले तो हमने ये बताया कि व्यक्ति वातावरण जैसा व्यवहार करेगा वो उसकी बुद्धि होगी, लेकिन 1923 में बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने सन 1923 में, ये छूट गया लिख लेना, बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने सन 1923 में ये बताया कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी बुद्धि वह होती है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। समझ, आपके सामने कोई टेस्ट रख दिया जाए, 100 नंबर का टेस्ट है, 100 में से अगर आपके आते हैं 80 तो आप प्रतिभाशाली हैं, कम आते हैं तो कम है उससे। यानी आप टेस्ट में जितने मार्क्स लेके आएंगे उसके आधार पर आपकी बुद्धि का मापन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं बुद्धि के अध्ययन पक्ष। अध्ययन पक्ष कितने दोस्तों, उसके 3 हैं। देखो समझना, ये क्रम से हैं। पहला होता है कार्यात्मक पक्ष, दूसरा होता है संरचनात्मक पक्ष, तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। ये दोस्तों क्रम से हैं, समझना। यानी हमारी जो बुद्धि जो काम करती है उन 3 पक्षों के आधार पर करती है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति की बुद्धि का अध्ययन करेंगे तो इन 3 के प्रकार के आधार पर करेंगे, 3 पक्षों के आधार पर। देखो कैसे, अब मैं इन तीनों को समझाता हूं। कार्यात्मक पक्ष क्या होता है, सब आपके सामने कोई एक समस्या है, ये समस्या है, ये क्या है, एक समस्या है। अब इस समस्या पे एक व्यक्ति है, जब व्यक्ति समस्या को देखेगा तो बिना सोचे समझे इस समस्या के समाधान करने लग जाएगा। यानी इस समस्या का समाधान वो एक दिन में कर सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे उसने इस समस्या का समाधान कितने दिन में किया, 10 दिन में। यानी जब हम किसी कार्य पर, किसी समस्या पर या किसी सिद्धांत पर कार्य करते और बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वो कौन सा पक्ष कहलाता है, कार्यात्मक पक्ष कहलाता है। यानी जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं बिना सोचे समझे, अपने मन से, अपनी मानसिक क्रियाओं के आधार पर उसका कार्य करते हैं, उसका समाधान करते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्यात्मक पक्ष। ठीक है दोस्तों, अब आती है संरचनात्मक। संरचनात्मक मीन्स होता है रूपरेखा, रूपरेखा। अब आपने ये एक समस्या है आपके सामने, ये व्यक्ति, और आपने इसकी एक रूपरेखा बना ली और उस रूपरेखा को बनाकर फिर उस रूपरेखा के आधार पर क्रिया करी, तो आपका जो समस्या थी 1 दिन में सॉल्व हो रही, तो वो आपने कितने दिन में, कितने घंटे में कर दी, 4 घंटे में। यानी जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, समाधान करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना ली जाती है, वो कौन सा पक्ष कहलाता है, संरचनात्मक पक्ष। और उस रूपरेखा के आधार पर जब हम उस समस्या का समाधान या क्रिया करते हैं वो कौन सा पक्ष कहलाता है, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है दोस्तों, एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। अगर हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें यह नहीं पता कि किस पेपर से, यानी कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन आने, कौन से चैप्टर से क्या आने, तो वो कौन सा पक्ष होता है, कार्यात्मक पक्ष।
अब आपने उसका अपने लिए एक फॉर्मेट बनाया कि किस चैप्टर से पिछले ईयर में पेपर क्वेश्चन कितने आए और किस चैप्टर से नहीं आए, उसकी एक रूपरेखा बना के फिर उसी के आधार पर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, तो आप अपने लक्ष्य को, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, नोट डाल के लिखना आपको। देखो, फ्रीमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की समस्त परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बुद्धि की समस्त परिभाषाओं का अध्ययन या उनको कितने भागों में बांटा, किसने बांटा है? फ्रीमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा। देखो दोस्तों, पहला, वातावरण से समायोजन पर बल देने वाली, दूसरा, सीखने की योग्यता पर बल देने वाली, नेक्स्ट, अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बल देने वाले। यानी बुद्धि की समस्त परिभाषाओं को फ्रीमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक वातावरण से समायोजन पर बल देने वाली, एक सीखने की योग्यता पर बल देने वाली, एक अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बल देने वाली। अब देखो, सपोज पहले मैं बताता हूँ सीखने की योग्यता पर बल देने वाली। सपोज अभी आप यूपी टेट या सुपर टेट देंगे, तो उसके लिए आप सीख रहे हैं, तो किसके आधार पर सीख रहे हैं? बुद्धि के आधार पर। सपोज आप सुपर टेट देंगे तो 14 सब्जेक्ट आएंगे, 14 सब्जेक्ट आएंगे तो 14 सब्जेक्ट आपको सीखने, मैथ भी सीखना है, हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखना है, जो कुछ भी सीखना है। यानी कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं? 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब 14 सब्जेक्ट का ज्ञान लेना तो सीखना होगा, सीखेंगे किसके आधार पर? बुद्धि के आधार पर। उसके बाद सुपर टेट हो जाता है, सुपर टेट होने के बाद आपकी जॉब लग जाती है, तो फिर जॉब लगने के बाद आपकी जॉब लगती है कहीं दूर। सब आप बलिया क्षेत्र में आपकी जॉब लग जाती है, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ से जब आप बलिया जाएंगे तो वहां पर जो बलिया का वातावरण उससे समायोजन करेंगे। अब वहां पर वातावरण से समायोजन करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? बुद्धि के आधार पर करेंगे। सब हमें यहाँ पर हमारा जो वातावरण जो है वो अलग है, लेकिन वहां पर जो मिलेगा वो अलग होगा। तो दोनों में हमें कंप्रोमाइज करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों? बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बल देने वाली, देखो दोस्तों, अमूर्त मीन्स होता है जो दिखाई न दे, और एक होता है मूर्त, जो दिखाई दे। अब अमूर्त चिंतन यानी हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि हम एक कल्पनाशील व्यक्ति बन जाएं। अगर धरती पर ये ना होता तो क्या होता, अगर ताजमहल का रंग ये ना हो कि ये होता। यानी हम जब कल्पनाओं में आ जाते हैं, यानी हमारी जो चिंतन शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, एक कल्पनाओं पर आ जाती है और हम बिना देखे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो ये होगा। ये जो भी बाकार करेंगे हम किसके आधार पर करेंगे? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन उसे कहते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु ना हो और उसके बारे में हम चर्चा करें, वो क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसकी परिभाषाओं से। अब देखो दोस्तों, डेफिनेशन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक यहां से आती सी रहती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बकिंघम की। बकिंघम इन्होंने कहा है
बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। उसके बाद आती है स्पीयरमैन। इन्होंने कहा है बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि कैसा? सापेक्षिक चिंतन है। उसके बाद आता है टर्मन। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नेक्स्ट व्हाइट हेड। मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल मात्रा का अंतर है। ठीक है, अब ये है, नेक्स्ट आती है डियर वन। देखो, बुद्धि नई एवं बुद्धि, ये उसकी दोस्तों बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है दोस्तों, एक और आती है नेक्स्ट क्रूज की। बुद्धि नई एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। बुद्धि नई एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। ये दोस्तों बुद्धि की डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। इनमें से आपको एक मिल जाएगी। अब बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। हम बुद्धि के आधार पर इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। सपोज आज हम इंटर पास करके आए, फिर बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, बीएड, एमएड, वो जो भी करेंगे तो हम किसके आधार पर सीखेंगे? बुद्धि के आधार पर। तो बकिंघम ने क्या? बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। सापेक्षिक मीन्स होता है हम किसी वस्तु के प्रति होकर सीखें। सपोज अभी आपके सामने टेट आ रहा है, तो टेट के लिए आप सीखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज आप बहुत से लोग संस्कृत लेंगे, बहुत से लेंगे इंग्लिश टेट में, तो अगर जो लोग संस्कृत लेंगे मैं उनसे कहूँ आप इंग्लिश पढ़ लो, तो पढ़ लेंगे? नहीं। लेकिन सुपर टेट में सब पढ़ना पड़ेगा। यानी सापेक्षिक मीन्स होता है जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, सिद्धांत के प्रति आकर्षित होकर या उसके व्यवहार को देखकर हम सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? सापेक्षिक चिंतन। अब कहीं पर आपको एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर साइकोलॉजी के क्षेत्र में कहीं पर भी अमूर्त चिंतन आ रहा है, यानी ये वाला शब्द आ रहा है, तो आपको हमेशा टर्म नहीं लगाना है कि बुद्धि उन्होंने कैसी बताई है? अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया बताई है। यानी बुद्धि कैसी? एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाइट हेड पे। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट डालना, चांस है अब की बार आने के सुपर टेट में। मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल किसका अंतर बताया? मात्रक। अब मात्रक का अंतर कैसे होता है दोस्तों? सुनो, एक होता है मनुष्य और एक होता है प्राणी। आप जानते हैं ये दोनों अलग अलग हैं। यानी प्राणी में से किसकी उत्पत्ति हुई है? मनुष्य की हुई है। लेकिन सभी प्राणियों में मनुष्य को एक सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी एक भाषा होती है
जिसे अन्य प्राणी भी समझ सकते हैं। क्योंकि भाषा यानी वो मात्रा किस में लगाई जाती है? भाषा में। यानी मनुष्य के पास अपनी एक भाषा ऐसी होती है जिसे अन्य प्राणी भी समझ सकते हैं। इस वजह से मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। उसके आधार पर अब भाषा किस भाषा में मात्रा लगाई जाती है और किसका अंतर है? मात्रा का अंतर। ये किसने कहा? व्हाइटहेड ने कहा। D/1 ने बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। अब सीखने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता कैसे दोस्तों? हम जैसे जैसे सीखते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी थोड़ी सीखने की क्षमता बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से हमारे अनुभव बढ़ते जाएंगे। अब बुद्धि नई एवं विभिन्न, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद आज आप अलीगढ़ में हैं, कल आगरा में, परसों आजमगढ़ में, आपका ट्रांसफर होता रहेगा तो विभिन्न परिस्थितियां मिलेंगी। अब वहां पर अच्छी प्रकार से समायोजन तो करना है आपको। ऐसा नहीं कि अगर आप अलीगढ़ के हैं और आगरा में जाके अपनी चलाएं, ऐसा नहीं, वहां पर आगरा के समाज से करना पड़ेगा। तो ये किसने कहा है? क्रूज ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नोट कर लो होगा आपने दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कितने हैं? 2 हैं दोस्तों। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो, पहला है, मैं थोड़ा डायग्राम से बना दे रहा हूं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों। अब यहां पर आता है वंशानुक्रम। यहां पर आती है बुद्धि और यहां पर आता है वातावरण। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब 2 तत्व कौन कौन से मैं ऐसे यहां पर अभी लिख दे रहा हूं। एक होता है वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। ठीक है दोस्तों, अगर इसका दूसरा नाम बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है प्रकृति दोस्तों। इसका दूसरा नाम होता है जन्मजात। इसका दूसरा नाम होता है पोषण दोस्तों, और इसका दूसरा नाम होता है अर्जित। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक गोडार्ड ने कहा कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। अब यहां पर वंशानुक्रम का कितना हाथ होता है बुद्धि को पोष करने में, और वातावरण का कितना हाथ होता है, तो दोस्तों देखते हैं। अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम को हम लगा सकते हैं 30%, लेकिन वातावरण को हम लगाएंगे 70%। अगर रेशो की बात करें तो वंशानुक्रम में बुद्धि जो निर्धारित करता है वो 23% होता है, लेकिन वातावरण 70% होता है। सपोज मैं हूं, मैं बहुत सबसे पहले बहुत शराबी था, बहुत ड्रिंकर करता था, लेकिन आने वाले समय में शायद मैं सुधर जाऊं। अगर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और इसके मम्मी पापा IAS हैं, तो ये IAS बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें किसका हाथ है? 70% वातावरण। अगर एक IAS का बच्चा अगर एक IAS बन सकता है? जी नहीं, वो डिपेंड किस पे करता है? वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर उसे वातावरण अच्छा मिला है तो उसकी बुद्धि ज्यादा विकसित होगी, अगर उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला है तो उसे बुद्धि विकसित अच्छी नहीं होगी। सपोज मैं एग्जाम्पल इसी क्लास पे देता हूं। मैंने आपको बताया कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व 2 की जगह मैंने आपको लिखा दिए 3। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्वों की संख्या बताइए, तो एक ऑप्शन में 3 आ रहा, तो आप उसे 3 लगा के आएंगे, जबकि गलत है। गलती आपकी नहीं, गलती इस माहौल की, इस वातावरण की है जो आपको 3 दिया गया है। यानी बुद्धि को निर्धारित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? वातावरण का। मम्मी पापा से तो हमें इंस्ट्रक्शन मिल ही जाता है, लेकिन उसे विकसित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? वातावरण का। तो वातावरण को कितना रेशियो में रखा है मैंने? 70% में। वंशानुक्रम को कितने में रखा है? 30% में। अगर एक व्यक्ति अपने घर
घर से बाहर शहर पढ़ने आता है और पहले वो घर पर बहुत बिगाड़ा था, लेकिन जब वो शहर में आता है तो उसे माहौल एक शिक्षित जैसा मिलता है, एक सोसाइटी बहुत अच्छी मिलती है, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। अगर एक व्यक्ति घर से बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन शहर में आकर वो ड्रिंकर बन जाता है, उसके सहपाठी मित्र मंडली जितने भी हैं वो उससे एक तरह से ड्रिंकर मिल जाते हैं, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? ड्रिंकर के हिसाब से होगी। यानी सबसे ज़्यादा बुद्धि को विकसित करने का हाथ किसका होता है? वातावरण का। अब उसने पूछा कि निदा करने वाले तत्व कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है वंशानुक्रम, एक होता है वातावरण। वंशानुक्रम का दूसरा क्या है? प्रकृति। प्रकृति का दूसरा नाम क्या होता है? जन्मजात। प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। वातावरण का क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण क्या बोलते हैं? अर्जित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गैरेट की। अब गैरेट ने कितने प्रकार बताए? 3। देखो कौन कौन से। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने भी कितने बताए? 3 प्रकार, और यहां पर भी कितने हैं? 3। अब इन्होंने कौन कौन से बताए? एक बताया है अमूर्त बुद्धि, दूसरा बताया है सामाजिक बुद्धि, तीसरा बताया यांत्रिक बुद्धि, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन उसका ये आता है कि गैरेट ने बुद्धि के प्रकार कौन कितने बताए? 3। थॉर्नडाइक ने कितने बताए? 3। अब उन्होंने थॉर्नडाइक ने गैरेट के मूर्त की जगह किसको बता दिया? यांत्रिक को। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गैरेट ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं 3, उनमें से थॉर्नडाइक ने किस बुद्धि के प्रकार के आधार पर यांत्रिक बुद्धि को बताया गया? मूर्त बुद्धि के आधार पर। अब देखो मूर्त बुद्धि किन किन लोगों में पाई जाती है? एक तो टीचर होता है, एक डॉक्टर होता है। भाई ये बिल्कुल देखेंगे तभी तो करेंगे। लेकिन अमूर्त बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? एक तो कवि होता है, एक दार्शनिक होता है, एक लेखक होता है, एक साहित्यकार होता है, एक साहित्यकार होता है, और एक चित्रकार होता है, और एक गणितज्ञ होता है। यानी इतने लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि कितने लोगों में पाई जाती है? देखो ये टीचर में भी पाई जाती है, ये डॉक्टर में भी पाई जाती है, ये नेता में भी पाई जाती है, और सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है कि कवि में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेखक में किस प्रकार की, साहित्यकार में, चित्रकार में, गणितज्ञ में। अब ये तो सेम ही, ये सेम। अब यांत्रिक बुद्धि किस में पाई जाती है? एक होता है मैकेनिकल इंजीनियर, एक यहां पर भी इंजीनियर होता है सिविल इंजीनियर, जो भी यांत्रिक के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे बिजली वाले होंगे, जो भी होंगे वो किस में आएंगे? यांत्रिक बुद्धि में। अब समझो इसको, मूर्त बुद्धि जो हमें दिखाई दे, जिसको हम देखकर कार्य कर सके, यानी जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस चिन्ह, जिस प्रतिमा को देखकर हमारी बुद्धि कार्य करे, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? मूर्त बुद्धि। जैसे टीचर, हम पढ़ाते समय छात्रों को देखते हैं, अगर हमारी क्लास में कोई छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है तभी तो हम उससे कह सकते हैं, अगर दिखाई नहीं दे तो हम कैसे कह सकते हैं? एक होता है डॉक्टर। डॉक्टर का आपने नाम सुना होगा,
अब डॉक्टर बिना देखे तो दवा दे नहीं सकता, पहले उसके सामने आएगा, हमें दिखाई दे, उसके बाद हम देखेंगे, नब्ज पकड़ेंगे कि ये किसकी बीमारी, ये क्या है क्या नहीं, ये सब दिखाई। एक सिविल इंजीनियर जो पुल बनाते हैं, नहर बाद में बनाते हैं, का बिना देखे बना देंगे, पहले देखेंगे कितने % उसका बनना चाहिए, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। अब अमूर्त बुद्धि कवि, एक कहावत सुनी होगी, जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सॉरी, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कवि जो कल्पना पर आधारित जो भी अपनी कविता बनाता है वो बिना देखे तो बनाता है, क्या देख के तो नहीं बनाता। ऐसे दार्शनिक, दार्शनिक होता है, दार्शनिक यानी दर्शन शब्द की उत्पत्ति दर्श धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। यानी जब हम व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा जो दूर की सोच रखता हो, आगे अगर कल मैं ये काम करूंगा तो ये होने वाला है, हम कल का तो देख रहे हैं, यानी हमें दिखाई दे, अगर मैं इस टाइम पढ़ लिया 4 से 5 महीने अच्छे से तो शायद मुझे जॉब मिल सकती है, आगे की तो सोच रख रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो क्या, दार्शनिक, लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, गणितज्ञ, ये सब में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि। अब देखो, टीचर और एक डॉक्टर का सामाजिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक छात्र किसी अध्यापक की क्लास में अनुशासनहीनता करता है और एक अध्यापक उसे डांटने के बजाय बड़े प्यार से समझाता है कि बेटा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, यानी उसे डांटने की बजाय अगर उसे एक सामाजिक रूप से समझाया जाए अच्छे से, तो वो आगे से गलती नहीं करेगा। एक डॉक्टर का बड़ा सामाजिक होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का कैसे, अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है दवा लेने, अगर उसे बहुत बड़ी बीमारी है और डॉक्टर उस मरीज से ये कह दे, अरे ये छोटी सी बीमारी, आप इसके लिए इतना परेशान हो, यानी एक सामाजिक रूप से अच्छे से बात कर ले, तो उसकी आधी बीमारी वहीं पर खत्म हो जाती है, उसे डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर का सामाजिक होना बहुत जरूरी। एक नेता, आपने देखा हो जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी मंत्री लोग होते हैं, उनका सामाजिक होना बहुत जरूरी है। जब वो वोट मांगने जाते हैं तो हर किसी के पैरों में पड़ते हैं, तो वो कहाँ है, सामाजिक। और सामाजिक कार्यकर्ता तो आप जानते ही होंगे, जो समाज की वो करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, जितने भी यांत्रिक, जो भी मशीन रूप से जो भी कार्य होते हैं, वो कौन से व्यक्ति पाए जाते हैं, यांत्रिक बुद्धि वाले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते बुद्धि के सिद्धांत। देखो दोस्तों, बुद्धि के दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, यहां से कंपलसरी आपको यूपी टेट, सुपर टेट में और सी टेट में कोई सा भी एग्जाम ले लें आप, यहां से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिलने वाले, यहां से स्टार्ट होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कारक का सिद्धांत, दूसरा एक तत्व का सिद्धांत। इन दोनों के जनक हैं बिने, अल्फ्रेड बिने। तीसरा त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, सॉरी यह आएगा द्विकारक का सिद्धांत और त्रिकारक का सिद्धांत। इसके जनक हैं स्पीयरमैन। नेक्स्ट बहुकारक का सिद्धांत, इसके जनक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट समूह कारक का सिद्धांत, इसके जनक है थर्स्टन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, नेक्स्ट बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत,
इन दोनों के जनक, ये पिछले यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा गया बुद्धि की संरचना किसने बताई, तो इसके जनक है जेपी गिलफोर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके जनक है हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट इधर आते हैं दोस्तों, 10वां, बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसके जनक है थॉमसन। ठीक है दोस्तों, 11 वाला, त्रितंत्र का सिद्धांत, स्टेनबर्ग। 12, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसके जनक हैं दोस्तों कैटल। बुद्धि क तथा ख का सिद्धांत, इसके जनक हैं हैव। एक और रह रहा है बुद्धि की एक तो एक कारक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, दो तत्व त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन का, बुद्धि की संरचना या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत, इसके जनक है थॉमसन, त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल, बुद्धि का और खा का सिद्धांत हैव। एक और रह रहा है पदानुक्रमिकता का सिद्धांत, पदानुक्रमिकता का, इसके जनक है फिलिप बर्नन। ठीक है दोस्तों, इसके जनक कौन है, फिलिप बर्नन। अब इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे कि एक तत्व का सिद्धांत किसे कहते हैं, दो तत्व का सिद्धांत किसे कहते हैं, बहुकारक है त्रिकारक है, जो भी होता है। स्पीयरमैन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इनको डिटेल में मैं अगले वाले पार्ट में बनाऊंगा, यानी यहां तक मैंने आपको ये बता दिया, अब इनको डिटेल में इससे आगे वाला जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों।